आज आज का दिन जो है वो हमारा ओपीपी का ये टाइम होता है नेशनल पैनल पर। तो हम लोग ये आज जो ओपन प्लान प्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं, एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कि एक नए जमाने का बिजनेस भी कहा जाता है। तो इसको आप क्या मैं इसके फायदे हैं और क्या नुकसान है? नुकसान तो कुछ है ही नहीं इसके, जो आप देखने के बाद आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो ये जो प्लान का प्रेजेंटेशन है, आज आपके सामने एक बहुत ही डायनामिक लीडर जो कि शायद अपने फादर की आईडी पे काम कर रही हैं, शायद नहीं कंफर्म है, और अभी 18 ईयर कंप्लीट भी नहीं किया है, 11th की स्टूडेंट है, लेकिन उन्होंने इतनी तेजी से बिजनेस को सीखा है और लीडरशिप वाले जो गुण होते हैं उनके अंदर खुद ही डेवलप हो गए हैं। तो हम आज उनको बड़े जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे, उनको इनवाइट करेंगे, अमी कुशवाहा को। अमी कुशवाहा, मोस्ट वेलकम ऑन द पैनल। मैम आइए आप। वैसे तो आप उम्र में हम लोगों से बहुत छोटी हैं, लेकिन आपने जो सीखा है जिस स्पीड से, उसमें अब आप और लोगों को सिखाने वाली स्थिति में है। तो मोस्ट वेलकम अमी कुशवाहा जी। और आप आकर अपना जो प्रेजेंटेशन है प्लीज मैम कंटिन्यू करिए। वेलकम, Thank गुड you. मॉर्निंग। Good morning. Good गुड morning to मॉर्निंग, all. गुड मॉर्निंग। Morning, ma'am. Good Welcome. morning. Welcome, Thank you, ma'am. Good Aarti. morning. Good morning. Thank you, Aarti ma'am. इतने डायनेमिक इतने सारे एडजेक्टिव्स को यूज करते हुए मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच, इतने प्यारे इंट्रोडक्शन के साथ मुझे बुलाया, और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत सभी का। और जैसा कि आप सब जान चुके हैं, मेरा नाम अमी कुशवाहा है, क्लास 11 की छात्रा हूँ और इतिहास की स्टूडेंट हूँ। तो कहानी सुनना और सुनाना बहुत पसंद है। तो आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत, आज की इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत ही एक कहानी से करती हूँ। ये कहानी बहुत कही सुनी है, तो हो सकता है ये 100% सच ना हो, तभी मैं आपको सुनाती हूँ, क्योंकि ये कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है। तो बात यूं है कि पुराने समय में जो रोमन के लोग होते थे, जब वो रथ से चलते थे, तो जो उनके रथ के पहिए थे वो सड़कों पर निशान बना देते थे, एक तरीके से नालियां बन जाती थी। जब समय बीता, आगे आधुनिक चीजें आने लगी, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो बग्घी का प्रयोग होने लगा। तो ये जो बग्घी वाले लोग थे, जो बग्घी बनाते थे, उन्होंने सोचा कि हम लोग पहिए का जो डिस्टेंस है वो इतना रखेंगे कि वो पहिए इन्हीं नालियों के बीच से चले। तो जब भी कोई पत्थर आएगा, अटकाएगा, तो इस तरह से कोई गिरेगा नहीं, उन नालियों से अपने आप ये पहिए चलते रहेंगे। तो ये इस तरह बग्घियों का आविष्कार हुआ। उसके बाद ट्रेन जब बनाने की बारी आई, तो फिर इन बग्घी वालों ने ही सोचा कि जो ट्रेन के पहियों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, वो उतना ही डिस्टेंस होगा जितना बग्घी में था। और बग्घी के बीच में, जो रथ के बीच में डिस्टेंस था, वो था टोटल 4 फीट 8.5 इंच। इस प्रकार रेलगाड़ी बन गई। दोनों पहियों के बीच में डिस्टेंस रहा 4 फीट 8.5 इंच। उसके बाद जब अमेरिका में ट्रेन बनाने की बारी आई, इन बग्घी वालों ने ट्रेन बनाई, उसका भी सेम डिस्टेंस रहा। अब यहाँ पे इस कहानी को थोड़ा साइड में करते हैं, बात करते हैं नासा की। जो नासा है वो अमेरिकी संस्था है जो स्पेस शटल्स के ऊपर काम करती है, स्पेस रिसर्च पे काम करती है, जैसे अपने यहाँ इसरो है। तो बहुत पुरानी बात है। तो जब नासा अपने जितने भी रॉकेट लॉन्च करती है, वो लॉन्च करती है फ्लोरिडा से। तो जितने भी रॉकेट्स होते हैं उसमें फ्यूल सिलेंडर्स होते हैं, और हर सिलेंडर में 2 फ्यूल सिलेंडर होते हैं। हर रॉकेट में 2 फ्यूल सिलेंडर होते हैं, और उनकी जो चौड़ाई होती है वो बताती है कितना इंजन उसमें जाएगा। तो जैसा कि भाई कोई रॉकेट धरती छोड़कर बाहर जा रहा है, तो फिर बहुत ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ेगी। पर प्रॉब्लम ये थी कि ये जो रॉकेट के फ्यूल सिलेंडर थे वो बनते थे एक जगह यूटा में, जो कि अमेरिका में ही है, पर फ्लोरिडा से कुछ दूर है। तो अब फ्यूल सिलेंडर मैन्युफैक्चर हो गए, लेकिन प्रॉब्लम तब आई कि इन फ्यूल सिलेंडर को फ्लोरिडा तक पहुंचाया कैसे जाए, क्योंकि वो इतने भारी थे। तो फिर उनको एयर के थ्रू, तो एरोप्लेन्स के थ्रू नहीं पहुंचाया जा सकता, और ना ही उनको कोई ट्रक के दम पे पहुंचाया जा सकता है। केवल 2 रास्ते बचते हैं। उसमें से एक रास्ता था कि या तो आप ट्रेन के थ्रू ले जाएं, या तो आप शिप के थ्रू ले जाएं, क्योंकि यूटा और फ्लोरिडा के बीच में कोई समुद्र या कोई पानी जैसी चीज थी नहीं कि एक शिप का प्रयोग हो। तो फिर अल्टीमेटली जो फाइनल चॉइस बचती है आपके पास, वो थी कि ट्रेन के थ्रू ले जाया जाए। यूटा और फ्लोरिडा के बीच में एक टनल पड़ता था। अब एक टनल कुछ ही चौड़ा होता है ट्रेन से, क्योंकि ट्रेन की जो
चौड़ाई थी वो थी 4 फीट 8.5 इंच, तो टनल थोड़ा ही बड़ा था। अब प्रॉब्लम ये आई कि जो सिलेंडर था, जो फ्यूल सिलेंडर था, वो टनल से भी चौड़ा। अब भाई नासा साइंटिस्ट को बड़ी प्रॉब्लम हुई कि ये क्या प्रॉब्लम हो गई कि टनल की चौड़ाई की वजह से हम लोग एक नासा का शटल, जो स्पेस शटल है, वो ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो फिर अब यहाँ से कहानी पीछे से इन्होंने चालू करी। तब पाया कि जो रेलगाड़ी बनी थी वो बनी थी बग्घियों को देख के, और बग्घी के जो पहिए के बीच में डिस्टेंस था वो था 4 फीट 8.5 इंच। जो बग्घी बने थे वो बने थे रथ को देख के, जिनके बीच भी डिस्टेंस था 4 फीट 8.5 इंच। अब बात आई कि ये रथ के बीच में जो डिस्टेंस था वो किस बेसिस पे बना था, किस मापदंड पे बना था। तब पता चला जो रथ खींचने वाले घोड़े थे, जब उन घोड़ों को साथ में रखो तो उनके जो पीछे की डिस्टेंस होता है, जो पीछे का डिस्टेंस होता है, वो होता है 4 फीट 8.5 इंच। तो ये कहानी यहां से शुरू हुई। अब बात आती है कि ये जो डिस्टेंस इतने पुराने जमाने से चला आ रहा था, उसकी वजह से नासा का स्पेस शटल यूनिवर्स पे नहीं जा पा रहा था, ये चीज अटकी हुई थी। इसी तरह से हम लोग भी ऐसे बहुत सारी कई चीजों पे, पुरानी चीजों पे लगे रहते हैं। जैसे कि अगर आप शहर में रहना चाहते हैं, गांव में रहना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कहाँ पे रह रही है। उसके बाद आप कौन सा करियर चूज करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में कितने ज्यादा डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने सीए हैं, कितने वकील हैं। हो सकता है ये पुरानी ये पद्धति चली आ रही हो, ये आपके लिए जरूर काम कर सकती है, लेकिन अगर ये काम नहीं कर रही, अगर आपको लगता है कि जो पुरानी चीज चली आ रही है उसकी वजह से आपकी जिंदगी नासा के स्पेस शटल की तरह रुकी हुई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कोई नया फैसला लें अपने लिए, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई चॉइस, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसी कहानी के साथ आज शुरुआत करते हैं एक नए बिजनेस के बारे में, एक नई शुरुआत करने के बारे में, एक नई अपॉर्चुनिटी के बारे में। मुझे 2 सेकंड दीजिएगा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। लोग आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो शुरुआत करते हैं आज की प्रेजेंटेशन से। तो अक्सर इस जब एमएलएम की बात आती, जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती, इसके बड़े ही अजीब अजीब से नाम है। चेन मार्केटिंग है क्या, कि इसमें क्या जोड़ने जुड़ने वाला काम है क्या, मतलब बड़े खराब टर्म्स का यूज होता है। और इसको समझने से पहले लोग इसमें उलझ पहले जाते हैं कि अच्छा ये है, ये नहीं, सुनते ही नहीं है। तो आज की शुरुआत इसी से करते हैं कि कुछ जो गलत फहमियां बन चुकी हैं उनको दूर करते हुए इस पीपीटी की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत ये है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज नहीं होती है। तो डायरेक्ट सेलिंग कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है कि आज आप जुड़ गए और रातों रात पैसा आना शुरू हो गया, एक लॉटरी निकल गई और अब आपको कोई काम नहीं करना है। कोई स्कीम नहीं है, कोई घोटाला या फ्रॉड नहीं, क्योंकि अगर ये कोई स्कीम या फ्रॉड होता तो फिर आज दुनिया में बहुत लोग जो नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं वो आज शायद आजाद ना घूम रहे होते, वो जेलों के पीछे होते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, सब बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं, तो फिर ये स्कीम और फ्रॉड तो कतई नहीं है। जो लोग सोचते हैं केवल एक साइड बिजनेस के तौर पे ही सही है, इसको मेन स्ट्रीम बिजनेस नहीं बनाया जा सकता, वो गलत है। आज से बहुत लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग फुल टाइम जॉब करते हैं और काफी सेटिस्फाइड हैं। ये बिजनेस ना केवल उन महिलाओं के लिए जो घर पे रहती है, बल्कि हर इंसान के लिए है जो कुछ अलग करना चाहता है, जो खुद अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे अपना पैसा खो देंगे, ये कोई ऐसी जगह नहीं है। और अब बात करते हैं ये एक्चुअली में है क्या। वैसे इस बिजनेस को उतना आसान नहीं है जितना इसको प्रचारित किया, जितना इसका एडवर्टीजमेंट होता है, ये बड़ा ही आसान बिजनेस, इतना आसान नहीं है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि जितने भी नेटवर्कर्स हैं वो मार्केट के उतार चढ़ाव या फिर जितना भी कंपटीशन हो रहा है, कि कोई नीति में परिवर्तन आया, कोई छटनी होने लगी, कोई सरकार बदल गई, कुछ हो गया, तो फिर इसमें कोई नेटवर्कर को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें सबसे अच्छी बात जो ये है, जो कि जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो आपकी जो सफलता है, जो असफलता है, वो पूर्ण रूप पे आप पे डिपेंड करती है, कोई थर्ड पार्टी नहीं होती जो आपका रिजल्ट डिसाइड करे। जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो एक बहुत तेजी से ग्रो करती हुई इंडस्ट्री है, और इसका अनुमान भी लगा कि 2025 तक ये अपनी पीक लेवल पे पहुंच चुकी होगी। इसमें क्या होता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स ये आपको एम्बेसडर्स की तरह काम करते हैं, वही कंज्यूमर्स ही प्रोडक्ट्स बेचते हैं। उसके बाद ये जो संस्था है WFDSA, ये इस पूरी इंडस्ट्री को मॉनिटर करती है, इसके बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बनाती है,
और इसकी जो इंडियन संस्था है उसको आईडीएसए कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोडक्ट की सेल होती है वो कोई एडवर्टीजमेंट के थ्रू नहीं होती कि टीवी पे एडवर्टाइज आ रहा है तब कोई इंसान खरीद रहा है। इसमें जो एडवर्टीजमेंट का जो सेल्स होती है वो होती है माउथ टू माउथ। और ये बहुत ही पुराना काम है, ये हम लोग हमेशा से करते हैं, बचपन से लेके बुढ़ापे तक ये हम लोग काम कभी ना कभी लगभग हर वक्त करते रहते हैं। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर पसंद आ गया तो वो किसी को रिकमेंड कर दिया। अगर हम लोग मीटिंग लेते हैं और अगर कोई आपका लीडर कोई किताब को रिकमेंड करता है, ये किताब बहुत अच्छी है, तो आप इसको माउथ टू माउथ ही बिजनेस कर रहे हैं, इसका माउथ टू माउथ ही एडवर्टाइज कर रहे हैं। लेकिन आपको अभी तक इस माउथ टू माउथ करने वाले काम का कभी फल नहीं मिला, कभी इसका क्रेडिट नहीं मिला। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको इस मेहनत का, इस माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट का, इस एम्बेसडर वाली चीज का आपको लाभ मिलता है, आपको बोनस मिलता है, आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है। और न केवल आपको यहाँ पे अपनी मेहनत के लिए पैसा मिलता है बल्कि अपने बातों का भी पैसा मिलता है। फिर लास्ट में ये क्या है, लास्ट में ये एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। अब किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें से कुछ प्रॉब्लम आपके सामने ही है। जैसे कि आपके फैमिली मेंबर्स होंगे जो पहले एक तरीके से कहेंगे कि ये डरेंगे कि ये नया काम है, पता नहीं सही हो कि नहीं हो, एक डर सा बना रहता है। उसके बाद होते हैं जो आपके खुद के दोस्त, फिर उस इंडस्ट्री में फेल्ड लोग, कि इस इंडस्ट्री में बहुत ही कम लोग होते हैं जो, क्योंकि जो भी इस इंडस्ट्री में आता है वो अक्सर यही सोच के साथ आता है कि बस जुड़ जाएंगे पैसा आने लगेगा। इस वजह से इसमें बहुत सारे फेल लोग हो जाते हैं और यही लोग फिर आगे जाके इस इंडस्ट्री को बदनाम करने लगते हैं। उसके बाद भीड़ भले ही हम लोग को एक सिक्योरिटी का सेंस देती है, भीड़ हम लोग को एक तरीके से सिक्योरिटी का जो एहसास होता है वो दिलाती है, पर कभी ना कभी आपको कोई नया काम करने से भी जरूर रोकती है। तो ये जो 4 लोग हैं ये आपको इस बिजनेस में डिस्करेज करेंगे, इसमें आने से रोकेंगे, आपको डराएंगे, बहका देंगे। पर इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि आगे चल के जब आप बिजनेस में जुड़ते हैं, आगे सक्सेस पाते हैं, तो इनमें से कई लोग आपके पास दोबारा आते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं और आपको और आगे ले जाते हैं। और सबसे अच्छा तरीका जो है वो है सीख के वापस आना इन लोगों के पास, और फिर आपके साथ जब ये जुड़ते हैं तो आप और ऊंचाई प्राप्त करते हैं। जो पथभ्रष्ट लोग होते हैं वो अपने ही दुश्मन होते हैं। वे कभी भी जीवन या ताकत को संख्या में नहीं समझेंगे, वे हमेशा खुद के साथ युद्ध में रहेंगे। जब एक व्यक्ति खुद ही के साथ लड़ाई लड़ रहा है तो वो आगे आने वाली चीजों के साथ क्या ही करेगा, आपको क्या ही, जब वो खुद ही पथभ्रष्ट है वो आपको पथ नहीं दिखा सकता। एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल, जब हम खुद बीमार पड़ते हैं तो हम लोग किसी दोस्त या फिर किसी पड़ोसी के पास नहीं जाते हैं, जाते हैं तो किसी डॉक्टर के पास जो उस बीमारी में एक्सपर्ट होता है। अगर आपको दिल संबंधित दिक्कत है तो फिर आप कोई हड्डी संबंधित डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे जो उस चीज में माहिर हो। तो अब बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं। लेस ब्राउन कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बाकी इंडस्ट्री की अपेक्षा सबसे ज्यादा मिलियनेयर पैदा करने की क्षमता रखता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे अच्छा तरीका है आप अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो जो आपको एक चांस देती है अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने पे, जो नैतिकता पे बेस्ड हो। ऐसी बहुत सी कंपनी है जो अनैतिक रूप से चलती हैं, जो अपने एम्प्लॉयज का अच्छे से करती नहीं, कहीं ना कहीं टैक्स चोरी करती है, कुछ होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी है जो बड़ा ही नैतिक काम है, इसमें आप किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, ये नाम भी बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बिजनेस स्कूल नाम की एक सीरीज लिखी है इस बारे में। और ये बताते हैं कि दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो नेटवर्क्स बनाते हैं और बाकी बच्चे लोग इन नेटवर्क्स में ही नौकरी ढूंढते हैं। पॉल जेन पिंजर बोलते हैं कि एमएलएम की सबसे रोमांचक चीज ये है कि आप ये अपॉर्चुनिटी ना केवल अपने तक सीमित रख सकते हैं बल्कि दूसरों तक भी फैला सकते हैं। और जब आप दूसरों तक ये देते हैं तो फिर उनको एक मौका मिलता है अपनी जिंदगी में सबसे बेस्ट चीज करने का। बिल क्लिंटन, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हर एक व्यक्ति को एक मौका देती है अपनी जिंदगी का बेस्ट बनाने का, दोबारा से उठकर खड़े होके अपना बिजनेस करके अपने पैरों पर खड़े होकर लोगों के साथ ये अपॉर्चुनिटी बांटने का।
अब बात करते हैं कि इस बिजनेस के फायदे क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इसकी जो स्टार्टअप कॉस्ट है वो बहुत कम है। 200 से लेके 40,000 तक की आप स्टार्टअप कॉस्ट होती है और आप अपना बिजनेस खड़ा कर लेते हैं, फुल टाइम बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इसमें कोई पहले से कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती। आपको धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस अपने आप ही होता रहता है। जब आप इसमें आते हैं अपने आप ही आपको इस चीज के बारे में जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है अपने आप ही धीरे धीरे करके आपको वो अनुभव प्राप्त होने लगते हैं। उसके बाद जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो आपको यहाँ पे अपने आप ही मिल जाती है। जितने भी लोग जुड़े हैं आज, अगर मैं यहाँ पे बोल पा रही हूँ तो फिर वो इस वजह से नहीं है कि मैंने कोई अलग से किताब पढ़ी है या करी है, वो केवल इस वजह से क्योंकि जो यहाँ की बेसिक ट्रेनिंग वो इतनी अच्छी थी कि वो मुझे आज इस दम पे खड़ा कर दिया कि मैं यहाँ पे मीटिंग ले पा रही हूँ। तो फिर बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पे अपने आप मिल जाती है। यहाँ पे प्रूवन सिस्टम होता है, यानी कि यहाँ पे आपको खुद को ऐसा काम नहीं करना होता है कि आपको दूसरों को प्रूफ नहीं करना होता है कि ये सिस्टम अच्छा है। यहाँ पे ऑलरेडी चीजें ऑलरेडी प्रूवन होती है, ऑलरेडी आपके पास आइडल्स होते हैं, लीडर्स होते हैं जो आपको दिखाने के लिए पर्याप्त है कि देखो यहाँ पे हमारे खुद के आइडियल्स हैं, ये ऑलरेडी प्रूवन सिस्टम है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो ऑलरेडी प्रूवन एंड टेस्टेड होती है, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको कोई अलग से मेहनत नहीं करनी कि खुद का प्रोडक्ट बना रहे, खुद ही सर्विस बना रहे। यहाँ पे केवल आपको एडवर्टीजमेंट का काम है, बाकी प्रोडक्ट और सर्विस और बेसिक ट्रेनिंग खुद कंपनी देगी। यहाँ पे आपको फेम मिलती है, यानी कि बीच रास्ते से स्टेज तक जाना तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, ये एक्सपीरियंस आपको मिलता है। आपको यहाँ पे पैसिव इनकम मिलती है। पैसिव इनकम का मतलब है कि जब आप काम ना भी कर रहे हो तब भी आपको कोई पैसा आता है। ये सुनने में बड़ा ही इम्पॉसिबल सा लगता है ना, पर ये पॉसिबल है। पैसिव इनकम के लिए ही अधिकतर लोग बिजनेस खड़ा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई आपको एम्प्लॉय खड़े करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे कोई आपको खुद का कोई नौकर नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हर इंसान जो जुड़ता है ये खुद का बिजनेस बना लेता है। इसीलिए आपको यहाँ पे ना कोई हायर करता है ना कोई आपको फायर करता है। उसके बाद ये इनहेरिटेबल बिजनेस, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन पास करने वाला बिजनेस है। और यहाँ पे एक लैविश लाइफस्टाइल मिलती है, एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल मिलती है, और यहाँ पे अपने सपने पूरे करने का एक अच्छा मौका मिलता है। क्योंकि कुछ भी हो, जितने भी सपने होते हैं वो कहीं ना कहीं पैसे के दम से गुजरते हुए जाते हैं। अगर आपको, और कोई सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, हर सपने सपने होते हैं। किसी का सपना हो सकता है खुद का घर लेना होता है, या किसी की गाड़ी बदलना होता है, किसी का अपने बच्चों को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना होता है। तो कोई भी सपना छोटा या बुरा नहीं होता, और हर सपने पूरे होने की काबिलियत रखते हैं। बस ये है, एक कंडीशन ये होती है कि आपको उसके लिए जो मेहनत है उसके लिए आप तैयार रहें। अब यहाँ पे जो ट्रेडिशनल बिजनेस की बात आती है और डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है, इसमें बड़ा ही बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो है स्टार्टिंग कॉस्ट का ही। जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं, अगर कोई आपको पान की दुकान लगानी है, फिर कोई कपड़ों का ही दुकान बिजनेस खोलना है, तो उसके लिए जो आपकी स्टार्टिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा। पहले तो माल खूब ज्यादा भरना होगा, उसमें ही एक दुकान खड़ी करनी है, टैक्स भरना है, उसके बाद लोग हायर करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, वाटर बिल देना है, ना जाने कितने सारे बिल्स हो जाते हैं। यहीं पे जो स्टार्टिंग कॉस्ट होती है वही ज्यादा हो जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में जैसा कि मैंने बोला है, 200 से लेके 40,000, यहाँ से इतनी रेंज होती है, और आपकी स्टार्टिंग कॉस्ट यहीं यहीं तक है। उसके ट्रेडिशनल बिजनेस में जो वर्किंग कैपिटल है, यानी कि जिस दौरान ये बिजनेस चल रहा है उसमें भी खर्चा आता है। खर्चा किस प्रकार का, कि यहाँ पे अगर कोई माल, मान लीजिए कुछ खराब हो गया, उसको बदलना है। कोई दुकान में कुछ चीज की कमी हो गई, फर्नीचर टूट गया, उसको बदलना है, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल अपने आप बहुत ज्यादा होता चला जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये बिल्कुल ना के बराबर है। ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत ज्यादा हाई रिस्क होता है। इसमें केवल ट्रेडिशनल बिजनेस में ही हाई रिस्क नहीं होता है, आप चाहे जितने भी आप रोजगार देख लो, उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ज्यादा हाई रिस्क फैक्टर रहता है। अब जैसे कि बात करें, जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो फिर ना जाने कितने सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी, क्योंकि जो काम इंसान करते थे वो मशीनें करने लगी थी। अगर आपको हाल ही में कोई एग्जांपल देखना है, जितनी भी जिस जनरेशन के लोग आप लोग देख रहे हैं उसमें से कभी ना कभी देखा होगा कि किस समय में पीसीओ चलते थे। तो जब ये पीसीओ आए, किस तरह ये चुटकियों में बंद हो गया, आज तक कोई पीसीओ, अब कोई पीसीओ दिखता ही नहीं है। तो जैसे जैसे ग्रो करने लगते हैं, वैसे वैसे जो आपका रोजगार है वो वैसे से कम हो रहा है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती चली जा रही है। अब तो सिचुएशन ऐसी आ गई कि जो एचआरस होते हैं, जो बेसिकली रिक्रूट करते हैं एम्प्लॉयज, उनकी जगह अब रोबोट्स आ गए हैं जो खुद रिक्रूट करेंगे। तो बेसिकली आपको किसी, कोई इंसान नहीं होगा आपको रिक्रूट करने, आपको एम्प्लॉय करने के, वो
रोबोट्स ही हैं जो आपके रेज्यूमो को देखेंगे और आपको फिर चूज करेंगे, उस हिसाब से फिल्टर होता है। तो फिर इस तरह से किसी भी सरकारी नीति में जरा सा भी परिवर्तन आएगा, करोड़ों लोगों का रोजगार छिन सकता है। तो यहाँ पे ये रिस्क है बहुत ज्यादा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कोई रिस्क नहीं है। अगर आप कोविड पीरियड के थ्रू भी देखें तो फिर ट्रेडिशनल बिजनेस में काफी ज्यादा स्लम्प आ गया, बहुत ज्यादा स्लो हो गया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में इतना ज्यादा डिजास्टर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ा। उसके बाद ट्रेडिशनल बिजनेस में जो बूमिंग या फिर ग्रोइंग पीरियड है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, 7 से 10 साल। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो बूमिंग पीरियड है ये आपके हाथों में है, जो ग्रोइंग है, जितनी जल्दी आप ग्रो करना चाहते हैं वो आप, इसकी जो डोर है वो आपके हाथों से जाती है। जितनी जल्दी आप मेहनत कर पाए उतनी जल्दी आप सफलता पा सकते हैं। उसके बाद ये WFDSA के ही आंकड़े हैं 2011-2012 के, यानी कि लगभग 10 साल पुराने आंकड़े हैं, जो इस बात को बयां करते हैं कि किस तरह इंडिया में सबसे ज्यादा इंक्रीज दिखी है रिटेल सेल्स MLM में। तो फिर ये अगर देखा जाए तो ये 1-2% नहीं बल्कि 22.60% तक रही है। तो फिर ये दिखाती है कि आगे आने वाला समय सच में MLM का ही है। ये आंकड़े उस चीज को बयां करते हैं। मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि वो अमीर होने के बजाय खुश रहना पसंद करेंगे, लेकिन क्या होगा यदि आप दोनों रह सकते हैं? लोगों को एक अजीब सा वहम है कि आप, अगर आप खुश हैं तो फिर आपके पास पैसा नहीं है, पैसा है तो फिर आप खुश नहीं रह सकते। ये बड़ा ही वहम है, और इस वहम को हटाने के लिए इस इंडस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है, जो है MLM। एक MLM इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग एज ए इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। इस इंडस्ट्री को जो बदनाम करती है वो होती है जो इसमें खराब कंपनियां आ जाती हैं। अब एक कंपनी को कैसे पता लगाए वो कंपनी अच्छी है या बुरी, इसके साथ जुड़े या ना जुड़े, ये ऑथेंटिक है कि झूठी? तो इसके कुछ मापदंड है। तो सबसे पहला होता है प्रमोटर, कि इस कंपनी का जो स्टार्टर है, जिसने फाउंड करी है ये कंपनी को एस्टैब्लिश किया है, वो कौन है, उसकी हिस्ट्री कैसी है। उसके बाद प्रोफाइल क्या है, इस कंपनी के क्या हेडक्वार्टर हैं, कहाँ तक फैली है, ये उसकी प्रोफाइल होती है। प्रोडक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली आप जिस चीज का एडवर्टाइज करते हैं वो आपके प्रोडक्ट ही होते हैं। प्रोडक्ट ही एक तरीके से आपको बढ़ावा देते हैं, आपको एक तरीके से सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देते हैं आगे उस कंपनी के साथ बने रहने का। पार्टनर, पार्टनर बिल्कुल एक तरीके से टीचर की तरह काम करते हैं, जो कि न केवल आपको गाइड करेंगे बल्कि आपको निखारेंगे भी। उसके बाद प्लान, अगर ये बिजनेस है तो ये जानना जरूरी है कि आपको यहाँ पे पैसा आ कैसे रहा है, कितना एथिकल है, कितना सही तरीके से है, क्या ये रियलिस्टिक है, इस तरह से आएगा डेली, मतलब एक कंटिन्यूस बेस पे आ सकता है। फिर मेंटोरशिप, मेंटोरशिप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखना जरूरी है कि कंपनी केवल पैसों के नाप पे ही तो काम नहीं करती, कि केवल पैसा पैसा या प्रॉफिट पे तो काम नहीं करती, बाकी और जगह, बाकी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता, लीडरशिप डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता है। तो ये जो चीजें हैं, अगर ये चीज आपको सेटिस्फाई करती हैं उस कंपनी में, तो आपको वो कंपनी सूटेबल है, आपको कंपनी स्वागत करती है खुले हाथों से। तो अब बात करते हैं टियान्स की। टियान्स एक वेलनेस इंडस्ट्री है, यानी कि इलनेस इंडस्ट्री का उल्टा वेलनेस, हेल्थ रिलेटेड चीजों पे काम करती है। इसके जो प्रमोटर और फाउंडर है वो है मिस्टर ली जिनयान, जो कि चाइनीज बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है और फिलैंथ्रोपिस्ट है। यानी कि इन्वेस्टर न केवल ये MLM तक सीमित है बल्कि अपने पंख बहुत दूर तक फैला रखे हैं। इन्होंने ही टियान्स इंटरनेशनल को फाउंड किया और अभी हाल ही में ये चेयरमैन ग्रुप से उतरे हैं। यही चेयरमैन रहे बहुत सालों तक, और न केवल यहाँ के चेयरमैन रहे बल्कि WFDSA संस्था के भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मेंबर रहे हैं। उसके बाद इनकी जो कंपनी है वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, और ये फोर्ब्स 2011 की लिस्ट में वन ऑफ द मोस्ट बिलियनियर में आए थे, और चाइना के 24वें सबसे अमीर आदमी थे उस समय। प्रोफाइल, तो टियान्स बिजनेस की शुरुआत होती है 1995 में, और देखते ही देखते ही 190 प्लस कंट्री में फैल गया और करोड़ों फैमिली इसका एक हिस्सा बन गई। और ये बिजनेस न केवल हेल्थ इंडस्ट्री पे है बल्कि टूरिज्म है, मैनेजमेंट है, ट्रेनिंग है, ई-कॉमर्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, और ये सब इन सब चीजों तक है। इसके साइड में फोटोज हैं जो इस बात को एक सबूत की तरह से यूज होता है कि किस तरह एक बहुत ही ऑथेंटिक कंपनी है, एक बहुत ही वाइड स्केल पे काम करने वाली कंपनी है। टियान्स काम किस पे करती है? टियान्स का जो मेन फिलॉसफी है वो है TCM थेरेपी पे काम करना। TCM बेसिकली एक ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, एक बहुत ही पुरानी पद्धति है जिसको टियान्स ने रिवाइव किया, दोबारा जिंदा किया टेक्नोलॉजी के साथ, उसको और ज्यादा
21st सेंचुरी के साथ एक प्रासंगिक रखते हुए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के थ्रू इसको और ज्यादा बेनिफिशियल किया। और अगर आप अगर आप कोई बहुत ही ज्यादा ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जो एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ढूंढ रहे हैं कि इसके अलावा और क्या साइड में कर सकते हैं, तो फिर वो टीसीएम है जो आपको एक तरीके से रिलीफ दे सकती है। टीसीएम के जो जो टीसीएम जिस पे काम करती है वो 3 चीजों पे काम करती है। सबसे पहले उसका जो मोटिव होता है वो होता है अपने बॉडी से डिटॉक्स करना, क्लीन करना। उसके बाद अपनी बॉडी जब क्लीन हो गई तो उसको मेंटेन रखना, उस बैलेंस को मेंटेन रखना। उसके बाद जो मेंटेन हो गया बैलेंस, अब उसको स्ट्रेंथन करना सप्लीमेंटिंग के थ्रू। उसके बाद केवल टियान्स नहीं है जो टीसीएम पे काम करती है, टीसीएम के बारे में जानकारी आती है और उसके ऊपर काम करती है, बल्कि एनसीसीआईएच जो कि एक अमेरिकी सरकारी संस्था है, वो भी इसके ऊपर रिसर्च करती है और पता लगाया है कि किस तरह एक्वापंचर जॉइंट पेन में राहत देता है, ब्रेस्ट कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स में एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के थ्रू काम कर सकता है। और फाइब्रोमेगैलिया बेसिकली जिनको बहुत ज्यादा एक्सेसिव अर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम होती है उसको इसमें ये काफी बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। इसके मोटे मोटे तौर पे 4 रीजन है। सबसे बड़ा कारण होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये एक ऐसी चीज है जो कभी रुक नहीं सकती, इसको किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता। और यही एक कारण है कि हम लोग बूढ़े क्यों होते हैं। अगर बूढ़े होने का कारण ये जरूर है कि हम लोग एज बढ़ती है तो बूढ़े होते हैं, बल्कि बूढ़े होने का कारण ये है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की जो गति है वो बढ़ने लगती है हमारी बॉडी में। दूसरा कारण है माल न्यूट्रिशन। जो माल न्यूट्रिशन वो केवल जंक फूड खाने का मतलब ही नहीं होता। माल न्यूट्रिशन में अनहाइजीनिक फूड के साथ साथ जो अडल्टरेटेड फूड होता है, फूड अडल्टरेटेड का मतलब होता है मिलावटी खाना। और किसी भी चीज को अगर आप देखें तो आज शायद ही कोई चीज है जो मिलावट रहित है। हर तरीके से वो किसी ना किसी रूप से पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड से होते हुए गुजर के ही हमारे थाली पे आती है। रेडिएशन, हर जगह देखिए रेडिएशन है। आप मीटिंग ले रहे हैं, आप किसी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं आपके बच्चे, तो फिर कहीं ना कहीं रेडिएशन से उसके संपर्क में है। और रेडिएशन केवल टीवी या फोन से नहीं मिलते आपको, ये टावर हर जगह लगे हैं, रेफ्रिजरेटर है, सब जगह रेडिएशन के संपर्क में आप बने हुए हैं। फिर बात आती है ब्लड सर्कुलेशन की। जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी जो वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि जो एनर्जी है, जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो प्रॉपर नहीं होता है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता, उसकी वजह से अलग अलग प्रॉब्लम होने लगती है, जॉइंट्स पेन जैसी प्रॉब्लम, खून के थक्के बन जाना। क्योंकि आज शायद ही किसी के पास समय है कि वो एक एक दो दो घंटा योगा कर पाए। अब बात करते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये जो खूब सारी ग्रीन टी का जो प्रचार हुआ है वो बड़े ही मोटे मोटे शब्दों पे हुआ है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट है, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करती है। तो ये सब शब्द आते कहाँ से कनेक्ट होते हैं? ये सब शब्द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से ही निकल के आते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता क्या है? जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, O2 कहते हैं, और ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है। इन लंग्स की जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनको कहते हैं एल्वेलाई। ये एल्वेलाई से होते हुए ऑक्सीजन जाती है दिल पे, और ये दिल ऑक्सीजन जब दिल के पास जाता है तो फिर ये यहाँ से ब्लड में मिलता है। जब ये ब्लड में मिलता है तब ये जाता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम क्या होता है? जहां से जो ब्लड वेसल्स होती है वहां से ब्लड जाता है, उसको ब्लड स्ट्रीम कहते हैं। उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही छोटा सा ऑर्गन होता है जिसका मोटे मोटे तौर पे काम होता है इस ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से 2 भागों में तोड़ देना। एक भाग होता है पानी यानी कि H2O, और दूसरा भाग होता है एटीपी यानी कि एक तरीके की एनर्जी। उस एनर्जी का नाम है, जब ये हम लोग खाना खाते हैं, जब ये टूटता है तो एक एनर्जी निकलती है, उसका नाम साइंटिफिक तौर पे एटीपी नाम रखा गया है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बनती है वो तब बनती है जब ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। जब ये सक्सेसफुल नहीं हो पाती है पूरी तरीके से, ये 2 भागों पे नहीं बढ़ती, तो बनने लगते हैं फ्री रेडिकल्स, यानी कि वो ऑक्सीजन के परमाणु जो अपना साथी खो बैठे हैं और फिर साथी ढूंढ रहे हैं। जैसे कि अगर एक कमरे में बहुत सारे बच्चे और हर बच्चे के पास 2 बलून है, उसमें से एक बच्चे का बलून फूट जाता है तो फिर वो बच्चा मायूस हो जाएगा और उसका मन है कि वो बच्चा जिद्दी निकला तो फिर उसका मन करेगा कि कहीं ना कहीं से वो एक बलून वापस आ जाए, तो वो दूसरे बच्चों से छीनने लगेगा। तो जो वहां पे जो साइलेंस का माहौल था, जो एक तरीके से
बैलेंस बना हुआ था उस कमरे का वो बिगड़ जाता है, और यहाँ से इसी प्रकार से इस तरह से जो शांति है वो भंग हो जाती है, यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो लगती है। ये सेम चीज, यही सेम प्रक्रिया हमारे बॉडी में ये फ्री रेडिकल्स करते हैं। फ्री रेडिकल्स का जो प्रभाव है वो उस पे भी कई जगह पे दिख सकता है, जैसे कि अगर किसी के बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बनने के कारण ही है। अगर किसी के दिल का दौरा पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, या कहीं ब्लॉकेज है कहीं हार्ट के पास, तो वो रेडिकल्स की ही देन है, फ्री रेडिकल्स की ही देन है। किसी तरह का ट्यूमर बन रहा है, अल्सर बन रहे हैं, या जॉइंट पेन है, और ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की गति है वो हम लोग खुद बढ़ा या घटा सकते हैं। बढ़ाते कैसे? जब बहुत ज्यादा मानसिक तनाव ले लेते हैं तो फिर ये जो गति है बहुत ज्यादा तेजी रूप पकड़ लेती है। उसके बाद आज के समय में हम लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा एयर पोल्यूशन है, सब जगह देखो तो फिर AQI जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। कानपुर, दिल्ली, लखनऊ जैसी स्टेट्स में, सिटीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। तो ये भी फ्री रेडिकल्स को और ज्यादा बढ़ावा देती है। अगर कोई स्मोकिंग करता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव, बहुत ज्यादा योगा करता है, जिसको लगता है कि योगा करना बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल अच्छी चीज है, लेकिन अगर उसको लिमिट में ना करे जाए, उसके रिक्वायर्ड अनुसार सप्लीमेंट्स या फिर उसके रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स ना लिए जाए, तो वो भी प्रॉब्लमैटिक है। क्योंकि जब हम लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा दौड़ लेते हैं, तो फिर फ्री रेडिकल्स और ज्यादा तेजी पकड़ लेते हैं। एंटीबायोटिक्स जो बहुत ज्यादा लेते हैं, और यूवी रेस, हम लोग बाहर जाते हैं, सूरज की किरणों में आते हैं, और वहां से यूवी रेज हमारी बॉडी पे पड़ती है और फ्री रेडिकल्स की गति और तेजी से हो जाती है। पानी पीना, इस हर तरीके से आप कहीं ना कहीं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ावा देते हैं। तो इस बात से ये तो पक्का हो जाता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकना हमारे बस पे नहीं है, पर बस में क्या है, उसको न्यूट्रलाइज रखना, उसको बैलेंस रखना, उसको हमारी बॉडी पे गलत प्रभाव ना करने देना। और इसको गलत प्रभाव करने से रोक कैसे सकते हैं? जब हम लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। जी हाँ, यहीं से बात आती है एंटीऑक्सीडेंट्स की, कि जरूरत क्या है एंटीऑक्सीडेंट्स की। इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप, एक सेब का एग्जाम्पल होता है, जब हम सेब काट के रख लेते हैं तो वो किस तरह वो काला पड़ने लगता है धीरे धीरे करके। और यही सेम चीज फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के साथ करते हैं। एक तरीके से हमारी बॉडी में जंग लगने लगती है। अगर आप रस्टिंग वाला जो जंग लगता है लोहे को, वो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का ही कारण है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, हेल्थ के सप्लीमेंट्स, किस तरह से ये जो चार मोटे तौर पे कारण थे उनको कैसे हटाया जा सके ताकि हम लोग हेल्दी बने रहें। और ये बिल्कुल सच बात है कि हेल्दी बने रहना ज्यादा आसान है, बीमार होने के बाद हेल्थ पाना कठिन हो जाता है। तो बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है वो है विटामिन सी, ई, ए और बीटा कैरोटीन। जो टियान्स का एंटीऑक्सीडेंट है उसका नाम है टिपोली। टिपोली में ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट पड़ा है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म वही चीज होती है जो आपकी बॉडी के जो बॉडी फंक्शंस होते हैं उनको मेंटेन रखता है, उनकी जो स्पीड है, उनकी जो प्रक्रिया उसको मेंटेन रखता है। मेटाबॉलिज्म की वजह से आपका जो खाना है वही डिसाइड करता है जल्दी पचेगा कि देर लगेगी। एसिडिटी बनती है तब बनती है जब मेटाबॉलिज्म आपका बिगड़ा हुआ हो। उसके बाद अगर आपके बहुत ज्यादा जल्दी वेट गेन होता है या बहुत जल्दी वेट लूज होता है तो मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद जब आप एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो फिर जब आप टिपोली का सेवन करते हैं तो फिर जो कैंसर का रिस्क है वो कई प्रतिशत तक कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, जितने भी फ्री रेडिकल्स है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको ये स्टेबलाइज कर देता है। अल्फा लिपोइक एसिड है जो टाइप 2 डायबिटीज में मददगार है। टाइप 2 डायबिटीज यानी कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल ना होने की वजह से होती है। अधिकतर लोग टाइप 2 डायबिटीज के ही शिकार होते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज एक तरीके से अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना ले तो कहीं ना कहीं आप उस टाइप 2 डायबिटीज से आप उसको छू मंतर हो सकती है। तो अल्फा लिपोइक एसिड है जो कि टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स के लिए एक मददगार चीज साबित होती है। एस्ट्राजेनेटिन है जो इम्यूनिटी बूस्टर है, यानी कि आज के जो कोविड समय भी जो ओमिक्रॉन आया है उसके दौरान ये टिपोली लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ये विटामिन ई जो कि एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है उससे 200 गुना ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको जो एजिंग है, जो जल्दी बुढ़ापा आने लगता है उस चीज को वो डिले करता है, आपकी स्किन को हेल्दी रखता है। ओपीसी, ओपीसी एक क्लिनजिंग
प्रोडक्ट है जो आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकलता है। अगर आप कोई प्यूरिफिकेशन के लिए ढूंढ रहे हैं कि अपनी बॉडी को प्यूरिफाई कैसे करें, जितनी भी गंदगी वो कैसे बाहर निकाले, तो ओपीसी से आप शुरुआत कर सकते हैं। इसमें ग्रेप सीड और नीम एक्सट्रैक्ट पड़ा है जो एक नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर की तरह काम करता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई से 50 गुना ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद जिनको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, झुर्रियां या झाइयां जैसी प्रॉब्लम है, वो ये ले सकते हैं। और ब्लड प्रेशर की जिनको प्रॉब्लम है, स्पेशली हाइपरटेंशन यानी कि ज्यादा बीपी की प्रॉब्लम है, ओपीसी एक अच्छा सोल्यूशन है। और जो ब्लड क्लॉटिंग की फॉर्मेशन होने लगती है, खून के थक्के अंदर अंदर बनने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, ये उसको हटाता है। वेरिकोज वेन्स को हटाता है। वेरिकोज वेन्स बेसिकली वो होती हैं जिसमें खून का प्रभाव अच्छे से नहीं हो पाता और वो एक अजीब से थक्के जैसे गुच्छे जैसे बनने लगता है, वो बाहर दिखने लगते हैं, इनको वेरिकोज वेन कहते हैं। उसके बाद जो ब्लड इन कॉर्निया को जो मेंटेन करता है, कॉर्निया क्या है? कॉर्निया हमारी आंखों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कॉर्निया ही है, जब हम लोग कहते हैं ना कि अब ऑर्गन डोनेशन की जब बात आती है, जब आई डोनेशन होती है, उसमें आई डोनेशन में कॉर्निया ही डोनेट करी जाती है। तो कॉर्निया एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी आई का एक, ये उसको हेल्दी रखता है। उसके बाद बात करते हैं चिटोसिन की, जिसको काइटोसिन भी कहते हैं। काइटोसिन जो है वो एक शुगर है जो नेचुरली मिलता है। कहाँ से मिलता है? वो मिलता है हड्डियों से, शेलफिश की हड्डियों से मिलता है, जैसे कि केकड़े हो गए, लॉबस्टर हो गया, श्रिम्प्स हो गए। उसके बाद लिवर फंक्शंस को ये मेंटेन करता है। लिवर फंक्शंस, उनको कई बार उनको प्रॉब्लम आती है जो बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, स्मोकिंग जैसी प्रॉब्लम होती है, वो लिवर को कई हद तक डैमेज कर देती है, तो फिर ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है काइटोसिन। उसके बाद ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनके अल्सर की प्रॉब्लम है और जिनके जो वूंड्स हैं, जो घाव है, वो नहीं भर रहा है, ये उनके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है। जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पेट नहीं साफ होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। उसके बाद किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, उसमें से दो प्रॉब्लम जो बहुत ही कॉमन हो चुकी है, वो है कि किडनी से क्रेटेनाइन जैसी प्रॉब्लम होने लगी। क्रेटेनाइन निकल रहा है, एक तरीके का प्रोटीन होता है, जब किडनी से निकलने लगता है तो बाकी ग्रोथ रुक जाती है। यूरिया, जब आपके ब्लड शुगर में बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से गाउट की प्रॉब्लम आती है। गाउट क्या होता है? जब जॉइंट्स पेन होने लगते हैं, उस चीज को गाउट कहते हैं। उसके बाद जब किसी को वेट रिड्यूस करना है, वेट रिड्यूस करने के लिए आप काइटोसिन यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका मेटाबॉलिज्म मेंटेन कर देता है। स्पाइरुलिना, यहाँ पे जितने भी वेजिटेरियंस मौजूद है, ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो स्पाइरुलिना है वो एक तरीके से ओनली सोर्स है, वेजिटेबल सोर्स है B12 की भरपूर्ति करने का अपनी बॉडी में। B12 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बॉडी खुद पे खुद नहीं बनाती है, आपको खुद ऊपर से B12 लेना पड़ता है। B12 क्यों इंपॉर्टेंट है? B12 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके नर्वस सिस्टम को मेंटेन रखता है। अगर किसी को बार बार सर में दर्द उठती है, तो जरूरी नहीं कि आप कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस की प्रॉब्लम है या माइग्रेन की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कहीं ना कहीं आपके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, B12 की कमी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको बार बार सर दर्द होता है, रेस्टलेसनेस सी होती है, चिड़चिड़ापन लगता है। और बाकी प्रॉब्लम जैसे कि पेलेग्रा एक वैसी बीमारी है जिसमें डायरिया की प्रॉब्लम होने लगती है। तो B12 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पाइरुलिना एक अकेला वेजिटेरियन सोर्स है जो कि प्रोटीन में भी बहुत ज्यादा है और B12 में भी बहुत ज्यादा है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बनी हुई है, क्योंकि आजकल जिस तरह से कार्डियक प्रॉब्लम बढ़ जा रही है, दिल संबंधित प्रॉब्लम अधिकतर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने पे बढ़ती है। कोलेस्ट्रॉल को अगर जानना है लेवल बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा है, उसका सबसे बड़ा सिम्टम क्या है? सबसे बड़ा लक्षण है अपनी आंखों पे अगर दाने निकल आते हैं, अजीब से भूरे रंग के दाने निकल आते हैं, तो इसका मतलब है कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जिसको होती है, हाइपरटेंशन या फिर हाइपोटेंशन, दोनों ये सहायक है। मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, इसीलिए जो बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, शारीरिक क्रिया बहुत करते हैं, तो ये प्रोडक्ट है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। जितने भी एथलेटिक काम ज्यादा है, वो एक इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। ये एंटीटॉक्सिन है, यानी कि जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट पोल्यूटेंट है, ये उसको बाहर निकालता है। गंदगी है जैसे कि मरकरी, लेड, आर्सेनिक, ये सब चीजें आती कैसे हैं? ये सब हम लोग जब खाते हैं, क्योंकि जिस तरह भी हम लोग खाना खा रहे हो, कहीं ना कहीं फूड चेन में ये सब चीजें मिलके हमारे थाली पे आती हैं, और जो हवा हम लोग ले रहे हैं, वो इन सब चीजों में ये सब चीजें मिली हुई हैं।
उसके बाद ये उन लोगों के लिए बहुत सहायक है जो एलर्जी होती है, जिनको सीजनल एलर्जी हो जाती है, एनिमल के कांटेक्ट में आए, किसी भी जानवर के कांटेक्ट में आए तो फिर छींके आने लगना, पोलन के थ्रू कांटेक्ट में आए, फर के कांटेक्ट में आए तो फिर एलर्जी हो जाती है। और स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना केवल सप्लीमेंट के तौर पे लिया जा सकता है बल्कि इसको एज अ फेस मास्क भी यूज किया जा सकता है, और ये एक सप्लीमेंटिंग प्रोडक्ट है जिमनेमा। तो लगभग सभी के घर में कहीं ना कहीं वो किसी एक को तो जरूर जानता होगा जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम, जिसका ब्लड शुगर हाई है। तो फिर डायबिटीज अब एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम बन चुकी है घर घर। तो फिर और कई बार इसको अब तो इस तरह से लेबल कर दिया गया कि डायबिटीज अगर तुम्हें एक बार हो गई तो सही नहीं हो सकती, पर जिमनेमा एक सोल्यूशन है। जिमनेमा का हिंदी नाम गुरमार है, जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है शुगर का डिस्ट्रॉयर। और ये काम कैसे करता है? जिमनेमा काम करता है, जब आप जिमनेमा लेते हैं तो फिर पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं जिनका काम होता है आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना, ये दोबारा से उसको रीजनरेट करने की ताकत रखता है। उसके बाद जब आप की जो इंटेस्टाइन होती है उसमें जो शुगर का एब्जॉर्प्शन होता है, जो शुगर का सोखना होता है, ये उसको कम कर देता है, जिस वजह से आपकी जो ब्लड शुगर है वो मेंटेन होना चालू हो जाता है। उसके बाद जो जिमनेमा है वो आपकी बॉडी में इंसुलिन की ग्रोथ बढ़ा देता है। इंसुलिन इंसुलिन वही चीज होती है, इंसुलिन, ग्लाइकागॉन, ये सब वही चीज होती है जो आपके शुगर को नेचुरल रूप से आपकी बॉडी मेंटेन रखती है। और जब आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है तब आपको बाहर से इंजेक्शन लेने पड़ते हैं इंसुलिन के, क्योंकि आपकी बॉडी ये दोबारा अपने आप नेचुरल प्रक्रिया से बना नहीं पा रही इंसुलिन। जो आप जिमनेमा लेते हैं तो ये चीज नेचुरली वापस से रीजनरेट होने लगती है। उसके बाद ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है या फिर ओबिसिटी की प्रॉब्लम है, मोटापे की ज्यादा दिक्कत होने लगती है। अब बात करते हैं एफओएस पाउडर का। एफओएस का फुल फॉर्म होता है फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड। जो फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड है एक नेचुरल स्वीटनर की तरह काम करता है। सभी ने सुना होगा कि स्टिविया स्टिविया एक बहुत ही नेचुरल शुगर है, यानी कि जो डायबिटीज पेशेंट है और उनको कुछ मीठा खाना है, कुछ डालना है, तो फिर वो स्टिविया का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो नेचुरल है। उससे एक बेहतर सोल्यूशन होता है एफओएस। जो एफओएस है वो एक नेचुरल स्वीटनर है जो केवल 30 से 50% स्वीटनेस रखती है, बहुत कम कैलोरी होती है, और इसी वजह से आप एफओएस का पाउडर चाय, कोई भी ड्रिंक्स, कॉफी जैसी चीजों में भी मिला के यूज कर सकते हैं। और जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और टॉक्सिन्स, बेसिकली क्लीन, आप अगर कोई टीसीएम थेरेपी की शुरुआत कर रहे हैं, एक नया नया सफर शुरू किया है टीसीएम थेरेपी के साथ, तो ये शुरुआत आप एफओएस पाउडर के साथ कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं है, काफी अफोर्डेबल है, इकोनॉमिकल है, तो फिर आप इसकी शुरुआत एफओएस से ही कर सकते हैं। जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हुए हैं और कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं जो ज्यादा महंगा ना हो, मतलब एक और क्विक रिजल्ट्स मिले, आपको एक सही समय पे रिजल्ट मिल जाए, या फिर कोई एक नया प्रोस्पेक्ट है उसको दिखाना है कि प्रोडक्ट्स काम कर सकते हैं, तो फिर एफओएस पाउडर एक जल्दी रिजल्ट देता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम जिसको ज्यादा होने लगती है वो काफी रिलीव करता है। और ये प्रीबायोटिक है, यानी कि एक तरीके से एंटीबायोटिक का उल्टा है, ऑपोजिट है। जहां एंटीबायोटिक हर प्रकार के बैक्टीरिया को खत्म कर देता है जो कि हमारी बॉडी के लिए दिक्कत करता है, वहीं जो प्रीबायोटिक्स होते हैं वो हमारी बॉडी के जो गुड बैक्टीरिया है उनको एक खाने के रूप में काम करता है और उनको बढ़ावा देता है। इसी वजह से जैसे एक अच्छा बैक्टीरिया का नाम ले तो वो होता है बिफिडो बैक्टीरिया, जो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है और हमारी शौच क्रिया यानी कि बॉवल मूवमेंट को मेंटेन रखता है, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एफओएस पाउडर उनके लिए। उसके बाद एफओएस पाउडर काफी नेचुरल चीजों में भी पाया जाता है, जैसे कि बनानास हो गए और एस्परागस हो गए, जिसको सतमूल कहते हैं, सतमूल कहते हैं, जो बेसिकली प्रेग्नेंट लेडीज को खिलाया जाता है ताकि उनका पेट साफ हो सके। तो ये सब चीजें एफओएस पाउडर में पड़ी हुई हैं। और आगे बढ़ते हैं जिंक की ओर। तो जिंक और मल्टीविटामिन, ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई हैं इन 2 सालों में, पिछले बीते 2 सालों में। तो ये जिंक है क्या और टियान्स की जिंक क्यों अलग है? टियान्स की जिंक इसलिए अलग है क्योंकि ना केवल ये इम्यूनिटी बूस्टर है बल्कि आपकी बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यानी कि हमारी बॉडी भी जो है वो अपने आप प्रोटीन को बनाती है, ये उस चीज में लाभदायक है। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस, ये जब आप 30 से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर आपकी हड्डियां, अगर कैल्शियम की कमी हो गई या जिंक की कमी हो गई तो अंदर से खोखली होती चली जाती है, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, हड्डियों के खोखलेपन को। तो ये इसको, इसके जो चांसेस हैं इसको कम करता है जिंक।
और नाखून और दांत और आंखों के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिंक। और इसकी खुद टेस्टमनी मैं हूँ, क्योंकि मेरे आंखों का चश्मा जो नंबर था, मेरी आंखों के नंबर था, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता। तो एक तरीके से डर था कि ऐसा ना हो कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए आंखों के साथ ही। तो जब से जिंक लेना स्टार्ट किया तो फिर जो आंखों का नंबर है वो स्टेबल हो गया है, ज्यादा जल्दी बढ़ता घटता नहीं है। उसके बाद ये उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो लैक्टेटिंग वुमेन है, जो फीडिंग वुमेन है वो, और जिनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, बालों का बहुत ज्यादा झड़ना। उसके कई कारण होते हैं, उसमें से एक कारण यही होता है कि जिंक की कमी है या फिर आपको एफी की कमी होती है। और जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है, एक्ने वो होते हैं जैसे पिंपल्स आ जाते हैं जब आप स्पेशली उस एज पे आते हैं जब आप के काफी हार्मोनल प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसबैलेंस होने लगता है, स्पेशली जब टीन एज ईयर्स होते हैं और जब आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान होते हैं, तब हार्मोन्स का थोड़ा इम्बैलेंस होता है। तो फिर जिंक एक अच्छा प्रोडक्ट है आप अपने हार्मोन्स लेवल को मेंटेन रखने का। उसके बाद मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन जो टियान्स मल्टीविटामिन है वो इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ एक अच्छा प्रोडक्ट है। अगर किसी को ये साबित करना है कि टियान्स के प्रोडक्ट का अगर जैसे कुछ समय के लिए होता है ना कि काम करते हैं कि नहीं करते, तो फिर एक तरीके से ये टेस्टिमनी, बहुत अच्छी टेस्टिमनी बनते हैं मल्टीविटामिन। क्योंकि अगर किसी को बहुत जल्दी थकावट हो जाती है, थकावट इसलिए कई बार थकावट इसलिए बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है वो बहुत तेजी से बनते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कोई न्यूट्रलाइज करने की वो चीज नहीं लेते, तो फिर बहुत जल्दी थकावट होने लगती है। तो फिर मल्टीविटामिन उस चीज को राहत देता है, आपको जल्दी, आपको एनर्जाइज्ड फील करवाता है, कंसंट्रेशन मजबूत करता है, मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है, और कई सारे विटामिन का ये मिश्रण है। इस वजह से बाकी ओवरऑल बॉडी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको ये देख के रखता है कि प्रॉब्लम उसको हटाता है। ये प्रोडक्ट उनके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है जो तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल जैसी चीजें का कंजप्शन करते हैं। अब बात करते हैं Fe+ की, जो कि आयरन होता है। जो मार्केट वाली आयरन होता है वो बेसिकली कच्चा लोहा होता है जिसकी वजह से पेट खराब होने की जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन जो Fe+ है टियान्स का, उसमें सोडियम फेडरेट होता है। अब ये सोडियम फेडरेट क्या चीज है? सोडियम फेडरेट एक्चुअली में एक तरीके का आयरन ही है जो कि स्टमक अपसेट, यानी कि जो पेट संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है आयरन लेने की वजह से, उसको ये हटा देता है। जब वो उसको हटा देता है, और कई बार आयरन की गोली लेने की वजह से दांतों का जो कलर है वो चले जाने लगता है। तो ये सब चीजें Fe+ के साथ नहीं होती। Fe+ में सोडियम फेडरेट के साथ साथ फोलिक एसिड, विटामिन B5, B6, B12 के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। और साथ में फोलिक एसिड आपके बालों के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपके जो अनीमिया जैसी प्रॉब्लम होती है, खून की कमी, उसमें इंपॉर्टेंट है। फोलिक एसिड नेचुरली पालक जैसी चीजों में भी पाया जा सकता है। और प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। जब आप Fe लेते हैं, जब हमारी बॉडी ही प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस करेगी तो प्रोटीन लगेगा कैसे शरीर में? उसके बाद कई लोगों का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट नहीं रहता है, या तो बहुत ठंडा होगा या बहुत गर्म हो जाता है। अब बुखार नहीं होता, पर जो मेंटेन होता है ना बॉडी टेम्परेचर, वो नहीं मेंटेन रहता है। तो उसके लिए Fe+ एक अच्छा उपाय है। उसके बाद जिनको बहुत ज्यादा हैवी मेंस्ट्रुएशन होता है, हैवी पीरियड्स होते हैं, वो इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, इस वजह से Fe एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, यानी कि वो प्रॉब्लम जो आपके पेट और आंतों से संबंधित दिक्कतें हैं, उसको ये हटाता है। और Fe लेने से जब आप लेते हैं तो फिर कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है। उसमें से एक चीज ये है कि जब आप Fe लें तो थोड़ा सा खाना खा के लें, और मिल्क और कैल्शियम जैसी चीजें सेम समय पे मत लें जिस समय आपने Fe ले रखा है। उसके बाद जब आप Fe ले रहे हैं तो फिर बहुत ज्यादा फाइब्रस खाना ना खाएं, बहुत ज्यादा हाई फाइबर जैसी चीजें ना लें। हाई फाइबर किसमें होता है? जैसे कि होल ग्रेन, जैसे ओट्स, दलिया जैसी चीज, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी, कच्ची सब्जियां जैसी चीजें आप उस समय ना लें जिस समय आपने Fe का सेवन किया है। उसके बाद टी, कॉफी जैसी जो चीजें हैं वो भी सेम समय पे लेने से परहेज करें। अब बात करते हैं, ये तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ये तो कुछ ही प्रोडक्ट्स मैंने बताया आपको, सप्लीमेंट्स के प्रोडक्ट्स कुछ ही बताए हैं, बहुत प्रोडक्ट्स हैं। अब बात करते हैं कि पर्सनल और स्किन केयर प्रोडक्ट्स क्या हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इसमें भी, इसमें से नाना हैंड वॉश है, तेल है, डिश वॉशिंग सोप है, पाउडर है, ओरी केयर है। तो फिर इसमें से कुछ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हाईलाइटेड प्रोडक्ट है, उसमें से वो है सैनिटरी नैपकिन।
उसको बताने से पहले ओरी केयर एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये फ्लोराइड रहित टूथपेस्ट है। फ्लोराइड एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल है जो टूथपेस्ट में यूज किया जाता है, क्योंकि फ्लोराइड एक तरीके से क्लीन बहुत वैसा कर देता है, बहुत साफ कर देता है, लेकिन जिसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो बाद में देखने को मिलते हैं। और किस तरह यही फ्लोराइड है जो कि आपको माउथ कैंसर तक दे सकता है, और जब ये फ्लोराइड हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम कर सकता है। तो ओरी केयर विदाउट फ्लोराइड मंजन है। अब बात करते हैं सैनिटरी नैपकिन की। सैनिटरी नैपकिन से किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मार्केट वाले नैपकिन हैं, जब ये बड़े ही प्रचलन में हैं और कोई जानता नहीं है, बहुत अब तो काफी ज्यादा अवेयरनेस फैल गई है। जब ओवर द ईयर पता चला कि किस तरह डाइऑक्सिन नाम की जब गैस निकलती है तो क्या क्या दिक्कतें आती है, क्योंकि ये रिसाइकिल करके बनते हैं, तो फिर डाइऑक्सिन गैस निकलती है जिसकी वजह से यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं। फाइब्रॉइड क्या होता है, जब यूट्रस के अंदर ही अल्सर होने लगते हैं उनको फाइब्रॉइड्स कहते हैं, थक्के जमने लगते हैं। फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। हार्मोन का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीसीओडीज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मूड स्विंग्स होने लगते हैं, और रैशेस जैसी प्रॉब्लम होती है कि वो 4 से 5 दिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बन जाते हैं। लेकिन जो एरीज नैपकिन है वो स्किन फ्रेंडली है, प्योरली कॉटन बेस्ड है, ब्रीदेबल है, यानी कि हवा का जो आदान प्रदान है वो होता है, इसी वजह से ऑक्सीजन आती जाती है। उसके बाद डिस्पोजेबल है। डिस्पोजेबल यानी कि हमारे इको फ्रेंडली है, यानी कि कॉटन बेस्ड है तो फिर ये गल जाते हैं मिट्टी में, नुकसान नहीं पहुंचाते। और इसका और क्या फायदा है, इसके साथ साथ जो खुजली जैसी प्रॉब्लम है, रैशेस जैसी प्रॉब्लम है, ब्लड क्लॉट, ब्लड के थक्के जैसी प्रॉब्लम है जो निकलती है, वो कम हो जाती है। और जो इनकी जो एब्जॉर्प्शन की क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें 8 लेयर है। और इसका जो हाईलाइट है वो ये है कि इसमें ग्रीन चिप पड़ी होती है, जो कि बाकी नैपकिन में नहीं पाई जाती है। इस ग्रीन चिप का काम क्या है, हमारी बॉडी के नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस का जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखना, और किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन है उसको दूर रखना, हाइजीन मेंटेन रखना। इस नैपकिन के पैक्स के साथ आपको एक फ्री हेल्थ किट मिलती है, जो जिससे आप खुद अपनी जो सिस्टम है उसको आप चेक कर सकते हैं कि सही है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। और अगर आपको 3 लेवल तक का इन्फेक्शन दिखता है तो वो अल्टीमेटली इन्हीं 3 प्रोडक्ट यानी कि डे एंड नाइट सैनिटरी नैपकिन और पैंटी लाइनर के थ्रू ही सही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इक्विपमेंट की बात करते हैं। यही है जो इक्विपमेंट है जो टियान जो सबसे अलग बनाते हैं। अब इनके इक्विपमेंट, वैसे तो बहुत सारे इक्विपमेंट है, इसमें कुछ ही इक्विपमेंट मैंने दिए हैं। उसमें से काफी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, जैसे कि जॉय नेकलेस और ब्रेसलेट्स। ब्रेसलेट्स इतनी वैरायटी में आते हैं, कोई भी चूज कर सकते हैं, और सबका काम एक ही है, वो है रेडिएशन से आपको बचाना। और रेडिएशन से बचना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रेडिएशन आपके जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का जो स्पीड है वो इंक्रीज कर देता है, और कैंसरस पाया जाता है, रेडिएशन के इस तरह कैंसरस होते हैं। उसके बाद हाइपर कप की बात करते हैं। हाइपर कप का काम क्या है, हाइपर कप में जब आप पानी डालते हैं तो फिर इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। यही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आपके पानी के साथ मिलके जो फ्री रेडिकल्स है, जब आप उसको अंदर लेते हैं तो ये फ्री रेडिकल्स जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स उनके साथ जुड़ जाते हैं, और ये बन जाते हैं मॉलिक्यूल, यानी कि स्टेबल हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। और ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो अभी कैंसर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और साथ में मेडिसिन ले रहे हैं, तो फिर उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो इस पानी का सेवन करें। जो बीसीए मशीन है, बीसीए मशीन एक मिनी हॉस्पिटल की तरह है, और अनेकों बीमारी का समाधान आपको इस मशीन में मिल जाता है। हेलिकर मोड पे काम करती है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन कर देती है। और जो हेड गियर है, जो हेड केयर है, वो माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम के लिए बहुत ही फायदेमंद इक्विपमेंट है। और कहीं भी पेन हो रहा है, जरा से भी टॉन्सिल की दिक्कत आई, कहीं पेन है, दांत में दर्द हुआ, तो ये सब हेड केयर है। बेसिकली एक छोटा सा एपरेटस होता है, कहीं भी यूज कर लिया तुरंत आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है। और एक्वालाइफ, एक्वालाइफ बेसिकली आपकी घर बैठी पैथोलॉजी समझ लीजिए, जो प्रॉब्लम है आपको पता चल जाएगी, जो दिक्कत है कि कहाँ है, और साथ में ही सही भी कर देता है। एक्वालाइफ थेरेपी होती है, मिनिमम 21 दिन, मैक्सिमम आप जितना भी समय लेता है उस पूरी बीमारी से रिकवर करने का, तो ये एक प्रोडक्ट है। उसके बाद ये जो लास्ट में दो दो प्रोडक्ट्स है, वो है हेल्थ मैट्रेस और दूसरा है टियान्स वेस्ट म्यूजिकल वेस्ट बैंड।
तो जो म्यूजिक बेस्ड ब्रांड है वो म्यूजिक थेरेपी पे काम करती है, यानी कि आप गाने सुनते हैं और एक तरीके से मेडिटेशन होती है, और आपके जो होल बॉडी का जो रिलैक्सेशन है वो इस प्रोडक्ट के थ्रू होता है। और ये जो दूसरा हेल्थ केयर मैट्रेस, ये उनको फायदेमंद है जिनको नींद की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, इंसोमिया की प्रॉब्लम है, या फिर मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। ये मेरे खुद की टेस्टिमनी है कि किस तरह मुझे स्किन की प्रॉब्लम थी, हार्मोन का डिसबैलेंस था, स्किन की प्रॉब्लम थी, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था, तो फिर ये पूरी जर्नी किस तरह ये सही हुआ है विदाउट एनी कोई एलोपैथी की दवा लिए बिना ये चीज सही हुई है। तो फिर ये दिखाता है कि किस तरह ये मुझे फायदा किया है। ये नाखून की प्रॉब्लम है, पहले कैसी थी और अब नाखून बिल्कुल सही है। बेसिकली जब जिंक और एफी जैसी की कमी होती है तब आपके नाखून में ये दिखने लगता है, ये बॉडी अपने आप ही एक तरीके से लक्षण दिखाने लगती है कि आपको इस चीज की दिक्कत है। अब बात करते हैं बिजनेस प्लान की। बिजनेस प्लान को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है